हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग सरोवर विशाल। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग सरोवर विशाल में। तो जैसा आपको दिख रहा है कि द माइंस रूल 1955 मैंने लाया है आप सभी के लिए, जिसमें कि आपको चैप्टर बता दूंगा। चैप्टर आपको पूरे 12 चैप्टर हैं और उसमें कितने कितने रूल हैं वो भी आपको बता दूंगा। यह रूल किसके अधीन बनता है? तो रेगुलेशन 58 के तहत बनता है। जहाँ जहाँ माइंस एक्ट लागू होगा वहाँ वहाँ ये रूल लागू होगा। यह कब पब्लिश हुआ? तो 2 जुलाई 1955 को माइंस रूल लागू हुआ। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और पहले से कर रखा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो द माइंस रूल पहले चैप्टर में क्या दिया है? तो जैसा आपको पता है कि पहले चैप्टर में प्रीलिमिनरी मतलब परिभाषाएँ दिए हुए हैं। और पहला पहला मतलब पहला रूल शॉर्ट टाइटल एंड एप्लीकेशन, जिसमें कि आपको दिया हुआ है कि संक्षिप्त नाम और लागू होना के बारे में। दूसरा, अभी आपको यहाँ पर हम तीर का उपयोग करेंगे, मज़ा नहीं आ रहा है। ये हो गया सेकेंड, जिसमें कि आपको डिफिनेशंस दिए हुए हैं, जिसमें से कि आपको बोल रहा है, इसमें यह दिया हुआ है कि परिभाषाएँ जितने प्रकार की परिभाषाएँ वो परिभाषाएँ दिए हुए हैं। अब हम लोग जो चैप्टर 2 पर चलते हैं। चैप्टर 2 पर क्या दिया हुआ है? तो चैप्टर 2 पर आप सभी के रूल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो तीसरा रूल क्या कहता है आपके लिए? तो तीसरा रूल है जिसमें कि टर्म ऑफ ऑफिस मतलब क्या कह रहा है, मतलब आपका कार्यकाल के बारे में बात कर रहा है। और चौथा अगर देखें, चौथा सेक्रेटरी ऑफ कमेटी मतलब कमेटी का सेक्रेटरी के बारे में दिया हुआ है। और रूल 5 पे चलते हैं। तो रूल 5 मतलब रिम्यूनरेशन यानी इसे मानदेय माना गया है। और रूल 6 जिसे कि रद्द कर दिया गया है, ओमिटेड। और रूल 7 रेजिग्नेशन, जिसमें कि पद त्याग के बारे में दिया हुआ है। और रूल 8 अब्सेंस फ्रॉम इंडिया, भारत से अनुपस्थिति, रूल आपका 8वां नंबर है। रूल 9 नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज 9 खाली जगहों की अधिसूचना। रूल 10 डिस्पोजल ऑफ बिजनेस मतलब कहने का है रूल 10 का कामकाज का निपटारा। रूल 11 नंबर टाइम एंड प्लेस ऑफ मीटिंग यानी मीटिंग का समय और स्थल के बारे में इसमें रूल में दिया हुआ है। रूल 12 मतलब 12 नंबर नोटिस ऑफ मीटिंग मतलब मीटिंग की सूचना के बारे में दिया हुआ है। रूल 13 पर चलते हैं। तो प्रेसिडिंग एट मीटिंग यानी कहने का मतलब है कि इसमें रूल 13 में आपका मीटिंग का सभापतित्व के बारे में दिया हुआ है। और रूल 14 पर चलते हैं। क्वोरम मतलब कोरम के बारे में जो भी उसमें आपका रूल में है आप पढ़ लीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। रूल 15 डिसीजन बाय मेजॉरिटी मतलब बहुसंख्या द्वारा निर्णय। आगे देखेंगे कि रूल में अगला रूल में क्या दिया हुआ है। तो रूल हम लोग 16 पर आते हैं। तो रूल 16 में अगर हम लोग देखें तो रूल 16 में दिया है मिनट ऑफ मीटिंग मतलब अशासनीय मीटिंग। 16 मिनट्स ऑफ मीटिंग मतलब मीटिंग का कार्यवृत्त दिया हुआ है। और 17 पर आते हैं। रूल 17 पर अलाउंस टू नॉन ऑफिशियल मेंबर मतलब इसमें क्या रहा है 17 नंबर में अशासकीय सदस्यों के भत्ते के बारे में दिया है। रूल अगर 18 पर आते हैं तो इसमें कोरेस्पोंडेंस एंड अकाउंट के बारे में दिया हुआ है, जो कि इसमें कह रहा है कि पत्र व्यवहार और अकाउंट के बारे में दिया है। अगर हम लोग 19 पर आते हैं तो 19 में दिया है अपियरेंस एट हियरिंग मतलब इसमें सुनवाइयों में उपस्थिति के बारे में दिया हुआ है रूल 19 में। अगर एक्ट 19 सेक्शन की बात करें, सेक्शन 19 की, तो इसमें ड्रिंकिंग ऑफ वाटर के बारे में दिया हुआ है। इसमें हम देखेंगे ड्रिंकिंग वाटर इसमें 31 में दिया हुआ है रूल में। तो आगे देखेंगे हम लोग, सभी कुछ बताऊंगा धीरे धीरे। ये हाँ 20 नंबर जिसे 20 रूल नंबर कहता है कि प्रोसीडिंग टू बी इन कैमरा मतलब कार्यवाही तो गुप्त बैठक में होगी। ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग चैप्टर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, चैप्टर 3 देखेंगे हम लोग।
चैप्टर थर्ड में 21 नंबर कह रहा है रूल कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टू बी पब्लिक, मतलब जांच न्यायालय सार्वजनिक होगा। ठीक है। रूल नंबर 22 रिकवरी ऑफ एक्सपेंसेस व खर्च की वसूली के बारे में आपके लिए दिया हुआ है। आगे हम देखेंगे रूल नंबर 23। रूल नंबर 23 में क्या कह रहा है? रूल नंबर 23 चैप्टर 4 से स्टार्ट होता है। तो चैप्टर 4 में हम लोग आ जाते हैं, जिसमें सर्टिफाइंग सर्जन के बारे में दिया हुआ है, प्रमाणकर्ता सर्जन। तो रूल 23 में दिया हुआ है कि पावर ऑफ सर्टिफाइंग सर्जन, प्रमाणकर्ता सर्जन के अधिकार। 24 में ड्यूटीज ऑफ सर्टिफाइंग सर्जन, जिसमें प्रमाणकर्ता सर्जन के कर्तव्य दिए हुए हैं। और अगर रूल हम लोग 26, 27, 28, 29 की बात करें तो इसे रद्द कर दिया गया है। 27, ये 29 वाला रद्द कर दिया गया है, और प्री एग्जामिनेशन, और ये 25, 26, 27, 25, 26, 27 को रद्द किया गया है, और 29 को भी रद्द कर दिया गया है, लेकिन 28 वाला लागू है अभी। तो रूल हम लोग देखेंगे 28 फ्रेश एग्जामिनेशन, मतलब पुनः परीक्षा कराना। आगे देखेंगे चैप्टर हम लोग चैप्टर 4A के नाम से है, जो जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड और टू बी एम्प्लॉयड इन माइन के बारे में दिया हुआ है। इन सभी को पढ़ाने का एक ट्रिक है। मैं आपको जब ये वीडियो बना दूंगा तो एक इंडिविजुअली वीडियो लाऊंगा। ये 29A से लेकर 29B तक सभी को ट्रिकली याद करना। अभी फ़िलहाल हम इसको ये बता देते हैं। तो इतना ख्याल रखिए कि ये चैप्टर 4A है। तो इसको हम लोग देखते हैं 29A। इसमें 29A में क्या दिया हुआ है? 29A में दिया है एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर, इस अध्याय का लागू होना। 29B रूल नंबर में दिया है कि इनिशियल एंड पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, मूल तथा आवर्तित जांच। 29C में दिया है एग्जामिनेशन अथॉरिटी, जांच अधिकारी। 29D रूल नंबर में दिया हुआ है नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टरी जांच का नोटिस। रूल नंबर 29E में दिया है फेल्योर टू अंडरगो एग्जामिनेशन, जिसका कहने का मतलब है 29E का डॉक्टरी जांच करने से जब चूक जाता है। तो फिर अगला है 29F रूल नंबर 29F स्टैंडर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। इसमें बोल रहा है डॉक्टरी जांच का स्तर और जांच रिपोर्ट। 29 रूल नंबर 29G इरिटेशन एंड ट्रांसफ़र ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। इसमें बोल रहा है आपका कि डॉक्टरी जांच का स्तर और जांच रिपोर्ट। 29H आइडेंटिटी ऑफ कैंडिडेट। 29G डॉक्टरी सर्टिफिकेट रखना एवं उसका हस्तांतरण, डॉक्टरी जांच का स्तर और उसका जांच रिपोर्ट, आइडेंटिटी ऑफ कैंडिडेट। नहीं, ये तो मैंने 29G बताया था ना। हाँ, 29G था आपका डॉक्टरी सर्टिफिकेट रखना एवं उसका हस्तांतरण। और 29H है प्रार्थियों की पहचान, आइडेंटिटी ऑफ कैंडिडेट। क्या कन्फ्यूजन हो जाता है। 29I मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ वुमेन, मतलब महिलाओं की डॉक्टरी जांच। 29J की बात करें एनुअल फॉर एग्जामिनेशन, मतलब पुनः जांच के लिए अपील करना। 29J। आगे देखेंगे अपील फॉर एग्जामिनेशन लिखा था, अपील फॉर एग्जामिनेशन। अगला हम लोग रूल देखेंगे। अगला रूल आपका दिया हुआ है, जैसा कि 29J तक हो गया। 29 रूल के इसमें बोला है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट मेडिकल बोर्ड, मतलब कहने का मतलब है अपीली मेडिकल बोर्ड का गठन। अगला 29L में बोल रहा है स्टैंडर्ड एंड रिपोर्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन बाय अपीलेट मेडिकल बोर्ड, मतलब अपीली मेडिकल बोर्ड द्वारा डॉक्टरी पुनः जांच का स्तर और रिपोर्ट। अगला रूल नंबर 29M अनफिट पर्सन नॉट टू बी एम्प्लॉयड, कहने का मतलब है इस रूल में यह दिया है एम में कि अनफिट व्यक्ति काम में नियोजित नहीं किए जाएंगे। रूल नंबर 29N कंपनसेशन फॉर इंडस्ट्रियल डिसीज, मतलब उद्योग संबंधी रोगों के लिए कंपनसेशन। रूल 29O कॉस्ट ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन,
मतलब इसमें दिया है डॉक्टरी जांच का खर्च 29P। लास्ट हुआ है आपका इसमें कि वार्षिक विवरण मतलब एनुअल रिटर्न्स के बारे में दिया है। अगला हम चैप्टर 4B देखेंगे। ठीक है दोस्तों। हम लोग सॉरी मिस्टेक हो गया, चैप्टर 6 ये यहाँ पर 6 लिखा है। तो मेडिकल एंड मेडिकल एप्लायंसेस, तो हम लोग शुरू करेंगे 40 अरेंजमेंट फॉर ट्रेनिंग पर्सन इन फर्स्ट एड मतलब फर्स्ट एड के लिए लोगों की ट्रेनिंग की व्यवस्था। रूल 41 फर्स्ट एड क्वालिफिकेशन मतलब फर्स्ट एड की योग्यता क्या होनी चाहिए। रूल 42 फर्स्ट एड पर्सनल फर्स्ट एड कर्मी। और 43 में दिया है फर्स्ट एड रूम। और 44 में फर्स्ट एड स्टेशन के बारे में दिया है। और रूल 45 सर्टिफाइंग ऑफ फर्स्ट एड ड्यूटी ऑफ ऑफिशियल्स मतलब पदाधिकारियों द्वारा फर्स्ट एड किट का साथ रखना। और 45A मेडिकल अटेंशन इन केस ऑफ इंजरी मतलब कहने का मतलब है चोट लगने पर डॉक्टरी सहायता। अगला चैप्टर पे चलते हैं हम लोग। चैप्टर नंबर 7 में क्या दिया है तो जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर 7 में आपका दिया है एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन मतलब कहने का अर्थ है व्यक्तियों का नियोजन। तो रूल 46 से देखेंगे। पर्सन होल्डिंग पोजीशन और सुपरविजन और मैनेजमेंट एटीसी सुपरवाइजर व प्रबंधन अधिकारी के बारे में दिया है। रूल 47 वीकली डे ऑफ रेस्ट यानी साप्ताहिक रेस्ट का दिन। रूल 48 नोटिस रिगार्डिंग हावर ऑफ वर्क यानी काम के घंटों के बारे में सूचना। रूल 49 कंपल्सरी डे ऑफ रेस्ट मतलब बदली रेस्ट की दिन। 50 में क्या दिया है एग्जेप्शन फ्रॉम हावर एंड लिमिटेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब काम की अवधि व नियोजन की पाबंदियों से छूट। 51 नंबर रूल में टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट नौकरी की समाप्ति। रूल 52 में दिया है एम्प्लॉयमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस एंड ट्रेनिंग मतलब अप्रेंटिस और ट्रेनिंग का नियोजन। अगला चैप्टर हम लोग आते हैं चैप्टर 8 में क्या दिया है तो हम लोग देखते हैं एक एक करके। लिव विथ वेजेस एंड ओवर टाइम कहने का मतलब है वेतन छुट्टी और ओवर टाइम जिसमें कि रूल 53 कह रहा है कि रजिस्टर ऑफ लिव विथ वेजेस तो जैसा कि समझ रहे हैं वेतन छुट्टी का रजिस्टर। रूल 44 इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लिव विथ वेजेस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लिव विथ वेजेस किस फॉर्म में दिया जाता है तो आप सभी को पता होगा फॉर्म L में दिया जाता है। और रजिस्टर ऑफ लिव वेजेस किस में दिया जाता है ये कमेंट करके हमें आप लोग बताइएगा। 55 नंबर पर चलते हैं। एरियर ऑफ लिव 55 रूल नंबर में क्या बोल रहा है तो वेतन छुट्टी के बारे में सोचना। और अगर हम लोग 55 वाला रद्द कर दिया गया है, ये 56 वाला था पेमेंट लिव विथ वेजेस ड्यू इफ पर्सन डाइज वेतन छुट्टी के बारे में सोचना, फिर गलती होगी। ये तो 54 वाला था आपका। 56 में व्यक्तियों की मृत्यु हो जाने पर उसकी बकाया छुट्टी के वेतन का भुगतान। अगला हम लोग देखेंगे रूल 57-58 भी आपका रद्दी कर दिया गया है। 57 को रद्द ओमिटेड मतलब हटा दिया गया है। 58 को 59 ओवर टाइम रजिस्टर 60 एक्स्ट्रा वेजेस फॉर ओवर टाइम के लिए अतिरिक्त मजदूरी। सेक्शन 56 की अधीन छूट मतलब एक्सेप्ट केसेस ऑफ एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 56। अगले हम लोग चैप्टर पर चलते हैं। चैप्टर 9 में क्या दिया है तो चैप्टर 9 में हम लोग देखेंगे। चैप्टर 9 में कल्याण सुख सुविधाएं मतलब वेलफेयर अमेनिटीज के बारे में दिया हुआ है। यहाँ आपको दिख ही रहा होगा। तो रूल नंबर 62 प्रोविजंस ऑफ शेल्टर के बारे में दिया हुआ है व्यवस्था।
रूल 63 स्टैंडर्ड ऑफ शेल्टर मतलब शेल्टर के स्तरमान। रूल नंबर 64 प्रोविजंस ऑफ कैंटीन कैंटीन का व्यवस्था। 65 में दिया है स्टैंडर्ड ऑफ कैंटीन कैंटीन की स्तरमान। 66 फर्नीचर एंड इक्विपमेंट फर्नीचर और उपकरण के बारे में। स्वच्छता 66 क्लीनेस के बारे में दिया है आपका। 68 मेंटेनेंस ऑफ कैंटीन्स एंड प्रोविजंस ऑफ स्टाफ। 69 नंबर के दिया है कैंटीन प्रबंधन कमेटी मतलब कैंटीन मैनेजिंग कमेटी। 70 नंबर प्राइस टू बी चार्ज यानी सामान की कीमतें। 71 अकाउंट मतलब लेखा जोखा करना उसके बारे में दिया हुआ है। 72 वेलफेयर ऑफिसर के बारे में दिया है, सभी कुछ स्टडी कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंस है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 73 नंबर में ड्यूटी ऑफ वेलफेयर ऑफिसर, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंस ही है जो रूल नंबर 73 है। और 74 इसके नौकरी की शर्तें के बारे में दिया होगा। हाँ, तो कंडीशन ऑफ सर्विस नौकरी की शर्तों के बारे में दिया है 74 इस रूल का 74 रूल है इस चैप्टर का अंतिम मतलब रूल है। अब अगले चैप्टर पर चलते हैं। अगला चैप्टर कौन सा है? अगला चैप्टर 10 नंबर रजिस्टर नोटिस एंड रिटर्न्स डे। तो 75 नंबर है कि मेंटेनेंस एंड प्रोडक्शन ऑफ रिपोर्ट रजिस्टर एंड अदर रिकॉर्ड्स। कहने का अर्थ है 75 में रिपोर्ट रजिस्टर रिकॉर्ड रखना व पेश करना। 76 रजिस्टर ऑफ रिपोर्टेबल एंड माइनर एक्सीडेंट और रिपोर्टेबल का मतलब रजिस्टर रखना। 77 रजिस्टर ऑफ एम्प्लॉय का रजिस्टर। 77 आइडेंटिटी मतलब पहचान टोकन। रूल नंबर 78 रजिस्टर ऑफ डेली अटेंडेंस किसमें भरी जाती है, किस फॉर्म में, बताइएगा आप सभी कमेंट बॉक्स में। 79 रूल नंबर पोस्टिंग ऑफ एब्स्ट्रैक्ट बाई लॉज एंड नोटिस मतलब एब्स्ट्रैक्ट बाई लॉ नोटिस लगाना। ये चैप्टर 10 भी ख़त्म। चैप्टर 11 पर आते हैं हम लोग। चैप्टर 11 में क्या क्या दिया है दोस्तों? तो मिसलेनियस के बारे में। मिसलेनियस मतलब समझते हैं विविध। रूल नंबर 80 ऑब्जर्वेशन ऑफ लोकल टाइम स्थानीय समय का पालन। रूल नंबर 81 इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग एंड ड्रिंक मतलब बताता हूँ इसका मतलब क्या होगा आपका, जो कि आपका ड्रग्स और ड्रिंक के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो मतलब नशीली दवाएं और पेय के बारे में, पानी के बारे में दिया हुआ है। अगला रूल है 82 मतलब 82 व्यावसायिक रोग तथा डॉक्टर की फीस डिसेबिलिटी अलाउंस एंड कंपनसेशन फॉर एक्सीडेंट डिसीज। 22 ये तो 22A हो गया। 22 का है आपका ऑक्यूपेशनल डिसीज मतलब व्यावसायिक रोग तथा डॉक्टर की फीस। 22A में आपका दिया है अस्वस्थता मतलब व्यावसायिक रोग के लिए कंपनसेशन, ये दिया हुआ है। और 83 में दिया है मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस मतलब फीस आदि के भुगतान का तरीका। 83A में दिया है अपील टू चीफ इंस्पेक्टर के पास अपील। सबसे लास्ट वाला चैप्टर में आपका क्या दिया है? तो चैप्टर 12 12 नंबर में क्या दिया है? इसमें क्या दिया है कि रेसिशन एंड सेविंग विखंडन और बचाव। सबसे लास्ट वाला 84 रूल रेसिशन एंड सेविंग। तो ये आपका अंतिम हो गया। इसमें कुछ शेड्यूल दिए हैं और फॉर्म हम दिए हैं, तो वो सभी आप स्टडी कर लीजिएगा। बाकी उसका वीडियोज़ इंडिविजुअल शायद बनाया हो, अगर नहीं बनाया होगा तो आगे वीडियोज़ लाते रहेंगे। और आप हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें और अपना सपोर्ट बनाए रखें और भी सब वीडियोज़ सभी माइनिंग से रिलेटेड आपसे आते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल माइनिंग स्टडी विशाल से, और तब तक के लिए धन्यवाद।